Education partner, Bright Scholar Senior Secondary School, Sonipat, School for the Future. Health partner. स्वागत है इंडिया न्यूज हरियाणा में और इस वक्त हम सोनीपत में मौजूद हैं और आज सोनीपत की समस्याओं पर हम चर्चा करेंगे। शिक्षा के क्षेत्र में किस तरीके से यहाँ पर काम चल रहा है या फिर क्या संभावनाएं और आगे हो सकती हैं बच्चों के लिए, छात्रों के लिए, छात्राओं के लिए। हेल्थ सेक्टर में कितनी कमियां सोनीपत के अंदर हैं या फिर कितनी कमियों को पूरा किया गया है, क्या बेहतर सुविधाएं सोनीपत में मौजूद हैं जो कि यहां से मरीजों को दूसरे शहरों में कम से कम रेफर ना किया जाए, इसको लेकर भी आज हम समझेंगे। राजनीतिक जगत में किस तरीके के उतार चढ़ाव चल रहे हैं, क्या कुछ पॉलिटिकल मुद्दे हैं, स्थानीय समस्याएं क्या कुछ हैं, निकाय से जुड़े मुद्दे क्या कुछ हैं, मूलभूत सुविधाएं क्या कुछ हैं लोगों के लिए और क्या समस्याएं हैं और क्या उनका समाधान है। आज सोनीपत कॉन्क्लेव में इसी का जिक्र होगा। और चलिए सबसे पहले सत्र की हम शुरुआत करेंगे और ये सत्र शिक्षा से ही जुड़ा हुआ है। इस सत्र को आगे बढ़ाएंगे मेरे सहयोगी ममता आपसे आग्रह करूंगा आप मंच पर आइए। और इस सत्र में हमारे खास मेहमान होंगे ब्राइट स्कॉलर स्कूल से प्रिंसिपल किरण दलाल जी, आपसे आमंत्रित करूंगा आपको मंच पर आइए। तालियों के साथ जोरदार स्वागत किरण जी का आप करिए। हमारे साथ गेटवे इंटरनेशनल स्कूल सोनीपत से प्रिंसिपल हैं प्रेम कुमार ओझा जी, आपको आमंत्रित करूंगा मंच पर। जोरदार तालियों के साथ स्वागत करिए प्रेम कुमार जी का। हमारे साथ आईसीएस से डायरेक्टर बबीता त्यागी हैं इस सेशन में, बबीता त्यागी जी का जोरदार स्वागत करिए तालियों के साथ। तो इस सत्र में शिक्षा की बात होगी। आज युवा हमारे साथ इस कॉन्क्लेव में मौजूद हैं, छात्र छात्राएं मौजूद हैं, उनके भी आज सवाल लेंगे सत्र में और साथ ही समझने की कोशिश करेंगे शिक्षाविदों से कि आखिर किस तरीके से सोनीपत की शिक्षा का हाल है और क्या सुविधाएं यहाँ के छात्रों को मिल पा रही हैं। मैं चाहूंगा इस सत्र को आगे बढ़ाएं मेरी सहयोगी ममता ओवर टू यू। लगातार बात शिक्षा की हम कर रहे हैं क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है हमारा और यहाँ पर इतने सारे स्टूडेंट भी मौजूद हैं। प्रिंसिपल्स स्कूल के इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं जो इस सेशन में हमारे साथ इस विषय पर चर्चा करेंगे। इस वक्त हरियाणा में कहीं ना कहीं स्कूलों के मर्जिंग को लेकर जो भारी विरोध देखने को मिला है, छात्र सड़कों पर आ गई हैं, स्कूल के टीचर्स सड़कों पर आ गई हैं, इसका विरोध पुरजोर तरीके से हो रहा है। सबसे बड़ा विषय इस वक्त देखने को मिल रहा है, उसी पर भी चर्चा करेंगे। आप तीनों का बहुत धन्यवाद हमारे साथ इस सेशन में जुड़ने के लिए। सबसे पहले किरण दलाल जी, आप ही के पास आऊंगी। यही मुद्दा जिस मुद्दे की मैं अभी बात कर रही थी, क्यों इसका विरोध हो रहा है, क्या इसमें नुकसान है? क्योंकि सरकार कह रही है कि हम चाहते हैं कि जो जहां पर 25 बच्चे हैं वो दूसरे स्कूल में हम मर्ज अप कर ले ताकि बच्चों की पढ़ाई अच्छे से हो सके और टीचर्स का जो रिक्वायरमेंट होती थी वो फुलफिल हो सके। धन्यवाद। धन्यवाद। इस पर मैं ये बात करना चाहूंगी कि आजकल जो सरकार एक नया स्टेप लेके आई है कि सरकारी स्कूलों को जिनमें 25 से कम बच्चे हैं या जितने स्कूल चल रहे हैं जिनका रिजल्ट अच्छा नहीं, नतीजे अच्छे नहीं है, उनको मर्ज कर दिया जाए, आपस में मिला दिया जाए या उनका निजीकरण कर दिया जाए। इसमें समस्याएं क्या आने वाली हैं जो हमें दिखता है कि सरकारी स्कूल बहुत पास जाकर हर गांव में, छोटे छोटे शहरों में, कस्बों में होते हैं जहां पर ऐसे बच्चे भी शिक्षा के लिए जाते हैं जिनका आर्थिक रूप से संभव नहीं है ऐसे स्कूलों में जाना जहां पर बड़ी बड़ी मोटी मोटी फीस दी जाए। तो उससे क्या होगा, जो बच्चे जो असहाय बच्चे हैं या जो बच्चे गरीब माँ बाप के हैं या जो दूर जा नहीं सकते, उनके लिए बहुत बड़ा नुकसान होगा, उन्हें शिक्षा नहीं मिल पाएगी। और जो हम आज जोर से बात करते हैं कि सबके लिए शिक्षा, वो सबके लिए शिक्षा वाली बात, राइट टू एजुकेशन, वो चीजें खत्म होती नजर आ रही हैं ऐसा होने से, और ये एक खतरा बन जाता है। और वो जो अध्यापक वहां पर हैं वो कहाँ जाएंगे, उनकी जीविका जैसे वो हालचाल में काम कर रहे हैं, जिस स्थिति में हैं, उन सब के लिए भी एक कंसर्न है, एक मुद्दा बनता है कि आखिर उनके भविष्य का क्या होगा, उन विद्यार्थियों के भविष्य का क्या होगा जो दूसरे स्कूल में आज से किसी स्कूल में जा रहे थे और फिर किसी स्कूल में दूसरे में भेज दिया जाएगा। बहुत सारी मानसिक तनाव होता है बच्चों को अगर स्कूल एक दूसरे से दूसरे में भेज दिया जाए। इतना आसान नहीं होता है एक बच्चे के लिए, क्योंकि उसकी जो मानसिक स्थिति होती है इस वक्त वो इतनी ज्यादा नहीं होती कि वो कहीं भी जाकर बैठ के किसी भी टाइम कहीं भी भेज दो, कुछ भी करवा लो और वो उसके लिए तैयार होता है। मेरे ख्याल से जितने भी युवा या विद्यार्थी यहाँ बैठे हैं मुझसे सहमत होंगे कि एक जगह से दूसरी जगह कमरा भी बच्चे का चेंज कर दिया जाए या अध्यापक बदल दिया जाए
तो भी उसके जो सीखने की शक्ति होती है उस पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है और बच्चा अच्छे से नहीं कर पाता। तो ठीक है, प्रेम कुमार जी, क्या आप किरण जी की बात से सहमत हैं? क्योंकि ये बड़ा मुद्दा है और इस वक्त ये मुद्दा बहुत तेजी से उठ रहा है। सरकार का ये कहना है कि मर्जअप हो जाएगा तो बच्चे एक साथ बैठ के पढ़ाई कर सकेंगे, क्योंकि हम देखते हैं सरकारी स्कूलों में टीचर्स की बहुत बड़ी कमी है, उसकी भी भर्तियां होंगी, हालांकि शिक्षा मंत्री की तरफ से कहा गया है। देखिए, 2-3 बुनियादी पक्ष हैं। पहला तो ये कि किसी भी सरकार की ये नैतिक जिम्मेदारी है कि यदि विद्यालय में एक भी बच्चा है तो उसको शिक्षक और विद्यालय मुहैया कराया जाए। नीतियों को बनाने से मात्र काम नहीं चल सकता। यदि शिक्षा को मौलिक अधिकार का विषय माना गया है तो उसी तरीके से मौलिक अधिकार के रूप में उसको देना भी चाहिए। कुछ समस्याएं होंगी, क्या समस्याएं वो तो सरकार के प्रतिनिधि आपके समक्ष अभी कुछ देर में आएंगे भी, वो बेहतर तरीके से बता पाएंगे। लेकिन मुझे लगता है कि किसी भी सरकार का ये नैतिक जिम्मेदारी है कि वो बच्चों को स्कूल उपलब्ध कराए। मर्जर कर देना, उसे बंद कर देना, मुझे लगता है कि वो अपनी जिम्मेदारी से भागना होगा। ठीक है, बबीता त्यागी जी, क्योंकि आप लगातार बच्चों के मुद्दे, पढ़ाई को लेकर मुद्दे उठाते रही हैं। चिराग योजना को लेकर आपका एक वीडियो भी सामने आया था जिसमें साफ तौर पर देखा गया था कि आप सरकार की उस नीति से खुश नजर नहीं आई। क्या है ये चिराग योजना और क्या मुश्किलें हैं इसमें? देखिए मैम, जब तक हम पहली चीज जो समझने की है वो ये, जैसे कि मैम ने भी कहा, सर ने भी कहा, दोनों बहुत रेप्यूटेड स्कूल में बड़े ओहदों पर बैठे हैं, प्राइवेट संस्थान में बहुत बड़ा काम संभाल रहे हैं। लेकिन जैसा सभी लोग सामने सुनने वालों ने देखा कि प्राइवेट संस्थान को संभालने वालों को भी लगता है कि सरकार अपने पक्ष पर कहीं ना कहीं कमजोर पड़ गई है। किसी भी संस्थान की कमजोरी को महज उस संस्थान की कमजोरी ना माने, ये पूरे सिस्टम का फेलियर है। अगर आज सरकारी स्कूल बंद होने की कगार पर हैं, सरकार कहती है कि जहां 25 से कम बच्चे होंगे हम बंद कर देंगे। आप कितनी बार ऐसे वीडियोस देखती हैं, एक सिंगल बच्चे के लिए भी बहुत सारे देश ऐसे हैं कि किसी गांव में अगर एक बच्चा पढ़ने वाला है तो वो उसको भी ह्यूमन रिसोर्स के रूप में देखते हैं और उस तक भी सड़क बनाते हैं और उसकी पहुंच स्कूल तक पहुंचा के ही दम लेते हैं। एक भारत है, आजकल आप रोज अखबारों के पहले पन्ने पर जो खबर पढ़ रहे हैं वो ये है कि भारत, ये हरियाणा सरकार ने इस स्कीम के तहत कि मर्ज करेंगे बहुत सारे विद्यालयों को, न जाने कितने सारे विद्यालयों में पहले जानबूझ के क्रिएट की गई टीचर्स की कमी। कई स्कूल्स तो ऐसे हैं, आज ही मैं अखबार पढ़ रही थी कि जहां 125 बच्चे हैं, 165 बच्चे हैं, 225 बच्चे हैं, वहां साइंस का टीचर नहीं है। आप खुद सोचिए, अगर किसी स्कूल में 200 बच्चे पढ़ रहे हैं, वो 200 बच्चे नहीं हैं, वो 200 आने वाले परिवार हैं। भारत का एक बड़ा हिस्सा आज भी सरकारी संस्थाओं पर ही निर्भर है। अगर ये दावा किया जाता है कि सरकारी स्कूलों का स्तर गिर गया है, तो आप ये देखिए 12वीं के बाद जितने स्टूडेंट्स मुझे सुन रहे हैं या मैम हैं, सर हैं, चैनल की जहां तक पहुंच जाएगी, आप ये देखिए 12वीं करते ही बच्चे के पेरेंट्स का, टीचर्स का एक इच्छा होती है कि मेरा बच्चा आईआईटी में एडमिशन पा जाए, आईआईएम में उसका सिलेक्शन हो जाए, वो कहीं से नीट क्लियर करके किसी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी, किसी गवर्नमेंट कॉलेज के थ्रू वो डॉक्टरी की उपाधि हासिल कर ले। अगर 12वीं के बाद सरकारी संस्थानों की इज्जत इतनी ज्यादा है आपके मन में, कोटा जैसे बड़े बड़े शहर, पूरे के पूरे शहर बच्चों ने बसा दिए। ये 6ठी 7वीं में बच्चे आजकल आप देखते हैं कोचिंग्स में जाते हैं और कोई नीट की तैयारी कर रहा है 6ठी 7वीं से, कोई 11वीं 12वीं का कोर्स ले रहा है, कोई 8वीं क्लास से। 5-5 7-7 साल अपने बच्चों का बचपन खा के और तब हम बच्चों को भेजते हैं कि वो नीट क्रैक कर जाएं, वो आईआईटी में एडमिशन हो जाए, आईआईएम में। फिर हम चाहते हैं कि वो सरकारी संस्थान से ये डिग्रियां करें, सरकारी संस्थान से वो ये कोर्सेज पूरे करें। अगर 12वीं के बाद, ठीक है बबीता जी, यहाँ पर जरा रोकना चाहूंगी आपको। आप ही के इस जवाब से मेरा एक सवाल है कि सरकार ने ये तर्क दिया कि 3-3 किलोमीटर में जो स्कूल बने हुए हैं, हम उन 3-3 किलोमीटर को हटाकर एक साथ एक स्कूल में बच्चों को रखें जहां पर टीचर्स की कमी भी ना हो और बच्चों की एजुकेशन भी अच्छे से हो जाए। मैम, इस बात पे सबसे पहला क्वेश्चन जो मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि सरकारी स्कूल में जाने वाला क्राउड है कौन सा? जो बहुत अमीर है वो तो सरकारी स्कूल में नहीं जाते। आप और हम भी अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में नहीं भेजते। भारत में सरकारी स्कूल में जाने वाला बच्चा वो है जिसके माँ बाप नरेगा की स्कीम के तहत 100 दिन का रोजगार ढूंढते हैं, जो मजदूरी करते हैं खेतों में, जिनकी माँ कहीं पे झाड़ू पोछा बर्तन करके अपना परिवार पालती है। ऐसे परिवार के बच्चे क्या ट्रांसपोर्टेशन की फीस अफोर्ड कर लेंगे? और सरकार का कहना है कि हम 3 किलोमीटर के दायरे के स्कूलों को जोड़ेंगे। किसी
इसी से तो वो 5-7 किलोमीटर भी दूर हो गया ना। आप इमेजिन कीजिए 7वीं 8वीं क्लास की बेटी को कोई कैसे 6 किलोमीटर के दायरे में घर से भेज देगा। ट्रांसपोर्टेशन की फीस वो अफोर्ड नहीं कर सकता। लेबर क्लास का बच्चा आज सरकारी संस्थान में इस उम्मीद के साथ जाता है। मैं ये नहीं कहती कि बहुत अच्छा रिजल्ट और सब पढ़ेंगे, लेकिन अगर किसी सरकारी स्कूल से कुछ बच्चे भी जिंदगी में कामयाब हो जाते हैं तो क्या भारत की तस्वीर बदलने में वो लोग सक्षम नहीं होंगे? हर इंसान ह्यूमन रिसोर्स है, ह्यूमन एसेट बन सकता है, बशर्ते एजुकेशन पे काम तो करे सरकार। अब उनके घर से 6-8 किलोमीटर दूर अगर स्कूल को बना देंगे तो सीधा रास्ता बंद कर देंगे, बेटियां पढ़ेंगी कैसे? वैसे तो सरकार दलील देती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और जब पढ़ाई के नाम पे असलियत देखते हैं तो स्कूलों को बजाय खोलने के, बेटियों की पहुंच स्कूलों तक बनाने के बजाय उनको बंद कर रहे हैं, जिससे कि मैं बहुत ज्यादा खफा हूं। इसी चक्कर में वो वीडियोस वायरल हुई थी मैन्युफैक्चरिंग वाली और चिराग योजना वाली, जिसका नतीजा आज आप अखबारों के पहले पन्ने पर रोज देख रहे हैं। हर आदमी जानता है आज हरियाणा में शिक्षा की दुर्गत हो गई है, और ये स्कूल बंद सिर्फ यहां नहीं हो रहे हैं, ये प्रोजेक्ट है पहला। आप देखिएगा देखते देखते सारे देश के हर स्टेट में इसी पॉलिसी को फॉलो करेंगे। फिर कहां जाएंगी देश की बेटियां, कहां जाएंगे गरीबों के बेटे? तो ये किसान मजदूर, ये मनरेगा में नौकरी करने वाले जो 100-100 दिन के रोजगार के ऊपर अपना परिवार पालते हैं, ये उनके हक की लड़ाई है। और अगर मैं और हमारे जैसे टीचर्स इस बात को नहीं उठाएंगे, उन गरीब लोगों को तो समझ ही नहीं है ना कि उनका हक मारा जा रहा है। ये तो हमारी नैतिक जिम्मेदारी है पढ़े लिखे लोगों की कि गलत के खिलाफ अपनी आवाज को बुलंद करें। जी ठीक है किरण जी, जरूर। बहुत बढ़िया इन्होंने कहा। इसी को मैं थोड़ा सा आगे ले जाते हुए भी ये बताना चाहूंगी, जैसे मैडम ने कहा कि अगर अब सरकारी स्कूल बंद कर देंगे, 3-3 किलोमीटर के जो स्कूल बंद हो जाते हैं, 3 किलोमीटर भी अगर दोपहर में या सुबह चलकर जाना है एक बेटी को अकेले, उसकी सुरक्षा सोचिएगा। फिर हम बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि हमारी बेटियां बहुत सुरक्षित हैं। क्या सुरक्षा है उनकी? और रास्ते अगर हम देखें जहां तक स्कूल तक जाया जाता है, उसमें कौन लोग होते हैं, उनके कौन पहरेदार होते हैं, ये देखने के लिए कि, और 6 किलोमीटर हो जाएगा तो 3 किलोमीटर बच्चे के लिए चलना मुश्किल है, 6 किलोमीटर जाना तो मेरे ख्याल से नामुमकिन हो जाएगा। तो एक सीधे सीधे बात यह है कि जो अधिकार है, जो मौलिक अधिकार है शिक्षा का, उसको छीना जा रहा है। और यही नहीं, सब जैसे मैडम ने बोले, वो क्रिएट की गई है सिचुएशन कि वहां पर अध्यापक नहीं है। ऐसा भी सुनने में आया कि बच्चों के एडमिशन सरकारी स्कूल प्राइवेट स्कूल में कर दें, ऑनलाइन पोर्टल्स खोले गए हैं कि बच्चों के एडमिशन कर दिए जाएं। टीचर्स को बोला गया, सरकार के सरकारी अध्यापकों को, कि आप इन बच्चों के एडमिशंस प्राइवेट स्कूल्स में कर दीजिएगा, पोर्टल खुला है और सबको एनरोल कर दीजिए। और यही चिराग योजना की हम बात कर रहे हैं, जो क्योंकि इसमें हमने देखा है कि सरकार का ये कहना है कि जो कमजोर तबका है उन्हें प्राइवेट स्कूलों में भेजा जाए, हम उसकी फीस देंगे। इसको आप कैसे देखती हैं? फीस तो बहुत बाद में आती है, पहले ये भी तो देखा जाए ना। अगर आपने जबरदस्ती प्राइवेट स्कूल में 10 बच्चे या 20 बच्चे भेज दिए, क्या उस अध्यापक का, क्या उस हेडमास्टर का या प्रिंसिपल से उनका कोई ना कोई कंसेंट लिया गया? क्या उनके पास इतनी सुविधाएं हैं कि उन बच्चों को बैठा पाएंगे? एक स्कूल में ऐसी भी तो हालत हो सकती है ना, जिसके पास कमरा है, जिसका साइज 30 बच्चे बिठाने का है और आपके पास 10 बच्चे और आ गए, क्या 10 बच्चों के लिए एक नया कमरा बन पाएगा? क्या उन 10 बच्चों के लिए एक नया अध्यापक ले पाएंगे? सारी समस्याओं को एक साथ बैठकर सुलझाएं और उनसे बातचीत की जाए, समझा जाए सिचुएशन क्या, तभी बच्चे भेजने चाहिए ना। तो चिराग योजना का ये नहीं कि हम योजना बना लें कागजों पे और फिर ये देख ही ना पाए कि आगे जहां भेज रहे हैं वहां समस्याएं क्या हैं, क्या बच्चे वहां पढ़ पाएंगे, क्या बच्चे वहां बैठ पाएंगे, क्या लेवल है बच्चों का, कि ये सब चीजों को देखते हुए ही योजना बनानी चाहिए। अगर योजना बनती भी है तो सबको कम से कम एक राय तो लेनी चाहिए ना सबकी, उसके बाद योजना बनाइए। लेकिन आप इतने बड़े स्कूल को संचालित कर रही हैं, आपकी क्या कुछ योजना है गरीब बच्चों के लिए? क्योंकि हर एक बच्चा चाहता है कि मुझे बहुत अच्छी एजुकेशन मिले, और खासकर सभी बच्चे का ये ड्रीम होता है कि वो एक अच्छे संस्थान में पढ़े, एक अच्छे स्कूल में पढ़े, हर एक टाइप की एजुकेशन उसे मिले। मैं देख रही हूँ इस स्कूल को, मैंने एक राउंड मारा, उसमें देखा मैंने हर तरीके की व्यवस्थाएं दी गई हैं एक प्राइवेट स्कूल के बच्चे को, लेकिन वो सुविधाएं सरकारी स्कूल के बच्चे को नहीं मिलती है। एजुकेशन में बड़ा अंतर क्यों है? अगर आप ये बात करें कि हमारे स्कूल में, अगर मैं ब्राइट स्कॉलर की बात करूं, तो एक तो सिंपल सी बात होती है, हम लोगों ने सरकार की तरफ से भी हमारे पास आता है, और जो पास में, हमारे बिल्कुल पास में सरकारी स्कूल है, फाजिलपुर गांव में या रायपुर गांव में, उनको हमने एक तरह से अडॉप्ट कर रखा है। जो हमारी जितनी भी सुविधाएं हैं,
हम उन बच्चों को बुलाते भी रहते हैं और एक बार बार मिलन होता है, मिलन समारोह हम उसको नाम देते हैं। उनके बच्चे आते हैं और हम काफी सारी एक्टिविटीज उनके साथ करते हैं। ये एक छोटा सा उदाहरण है जो हम करते हैं। बाकी अगर हम अपने स्कूल की बात करें तो उसमें जब भी गरीब तबके के बच्चे आते हैं तो हमारी मैनेजमेंट बहुत ज्यादा काइंड, मेरे ख्याल सब स्कूल्स वाले करते हैं, जो उनको खास एक रियायत दी जाती है। ये कुछ रियायत है फीस में भी, और उन बच्चों से कोई भेदभाव नहीं किया जाता। वो उसी कक्षा में बैठ के सबके साथ बैठ के पढ़ते हैं और उनको दाखिला दिया जाता है, जिसमें बहुत कम उनसे बहुत जायज सी बात फीस ली जाती है। अदरवाइज उनसे ज्यादा चार्जेस नहीं लिए जाते और उनको सारी की सारी फैसिलिटीज दी जाती हैं। ठीक है, मैं प्रेम कुमार जी आपके पास लौटूंगी, लेकिन उससे पहले एक सवाल मेरा बबीता जी से है। ये ट्यूशन सिस्टम को आप कैसे देखती हैं? क्योंकि ये इस वक्त बहुत प्रचलन में, आप भी ट्यूशन पढ़ाती हैं, 12वीं तक के बच्चे आपके पास भी आते हैं, क्या कहेंगी इस पर? और खासकर ये सरकारी स्कूल के बच्चे होते हैं क्योंकि एजुकेशन वहां नहीं मिल पा रहा है। मैम देखिए, ट्यूशन कल्चर में भी आपने कहा कि ये मेरा तो ये प्रोफेशन है, लेकिन मैं खुद इस बात के खिलाफ हूं। इसलिए ये ट्यूशन कल्चर पनप इसलिए रहा है, इसकी जरूरत इसलिए है क्योंकि कहीं ना कहीं सरकारें फेल हो गई हैं एजुकेशन को स्कूल तक पहुंचाने में। जो कॉन्सेप्ट टीचर्स को स्कूल में क्लैरिफाई करने चाहिए, बच्चे के दिमाग में जिन चीजों को लेकर क्लैरिटी होनी चाहिए। और यहां मैं आपकी बात को काटना चाहूंगी। आपने कहा कि सरकारी स्कूल के बच्चे ट्यूशन पढ़ते हैं, तो मैम और सर भी इस बात के गवाह हैं। प्राइवेट स्कूल के बच्चे भी उतना ही ट्यूशन के लिए भागते हैं। ट्यूशन आज की जरूरत इसलिए बन गया क्योंकि टीचर अपना काम, अपनी नौकरी जहां करने जाते हैं वहां प्रॉपर तरीके से नहीं कर रहे। एक वो दौर था, एक वो जमाना था जब सरकारी स्कूल में पढ़कर ही लोग बहुत बेहतरीन आईएएस, आईपीएस, आईएफएस या बेहतरीन डॉक्टर्स, टीचर्स, आर्किटेक्ट, इस देश के सबसे पुराने टाइम में अगर हम देखें आजादी के बाद जिन्होंने निर्माण किया, जो निर्माता थे, वो वास्तव में सब लोग सरकारी स्कूलों से ही पढ़े हुए थे। आप आज भी देखिए, सरकारी स्कूलों से पढ़ने वाले बहुत सारे बच्चे हैं जो सच में कोशिश करते हैं और कामयाब भी हो जाते हैं। आपने इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कही, यहां मैं ऐड करना चाहूंगी एक बात। यहां बैठा हर इंसान टैक्स पे करता है। हो सकता है आप इनकम टैक्स ना देते हो, लेकिन जीएसटी का नाम तो सबने सुना है, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। हर चीज पर, लगभग हर बेसिक अमेनिटी पर आज 2022 में टैक्स लगा हुआ है। आज गूगल का जमाना है, आप गूगल खोल के सर्च कीजिए, बेसिक चीजें हैं ना, बिल्कुल बेसिक। अभी इसी साल आपको पता होगा निर्मला सीतारमण जी ने आटे पर भी जीएसटी लगा दिया। पता है ना सब लोगों को ये बात, ये खूब चर्चा में रही। खाने पीने की छोटी से छोटी चीज, चाहे वो आटा था आपका, वो बिस्किट थे, वो बिल्कुल बेसिक चीजों में, आप जो ऑयल इस्तेमाल करते हैं, जो आप शैम्पू इस्तेमाल करते हैं, डिटर्जेंट, आपका एसी, पंखा, रेफ्रिजरेटर, हर चीज पे टैक्स लगा हुआ है। इस टैक्स को जो इंसान देता है ना, जिसकी इनकम अच्छी है, टैक्सेबल इनकम में जितना टैक्स बनता है, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, उसमें 3% एक्स्ट्रा ऐड किया जाता है एजुकेशन सेस के नाम पर। उसमें से 2%, 3% का 2% जो है ना, बड़ा हिस्सा वो प्राइमरी एजुकेशन के खर्चे के लिए सरकार हम लोगों से लेती है, जिसमें कि सरकार की बेसिक जिम्मेदारी बनती है मिड डे मील का प्रोजेक्ट। जो सरकार फ्री के दावे करती है ना, कुछ भी फ्री नहीं है इस देश में। मिड डे मील का पैसा आपकी और हमारी जेब से जाता है एजुकेशन सेस के नाम पर। 1% जो हम एजुकेशन सेस देते हैं, 3 में से 1%, वो हायर एजुकेशन, आईआईएम, आईआईटी जैसे संस्थानों के इंफ्रा को डेवलप करने के लिए इस्तेमाल करती है सरकार। तो जो ये बात है कि सरकारी स्कूलों में, संस्थान में सुविधाएं नहीं है, एजुकेशन के नाम पे हम आम जनता सेस बहुत बड़ा दे रही हैं। अब सुविधाएं क्यों नहीं है, इसका जवाबदेही सरकार के नाम जो नुमाइंदे हैं इनसे करनी चाहिए। ठीक है, मैं लौटूंगी आपके बीच। कुछ सवाल है स्टूडेंट्स के पीछे। 2-3 सवालों से पहले हमारे साथ कुछ विद्यार्थी हैं, क्योंकि आईसीएस कोचिंग सेंटर से कुछ विद्यार्थी आए हैं, उनसे बातचीत कर लेते हैं। क्या आपका महत्वपूर्ण सवाल है? किस मुद्दे को लेकर आप बातचीत करना चाहते हैं, क्या है? सर देखिए, मेरा सवाल शिक्षा पे है। जैसे कि मैम बोल रही है सरकारी स्कूलों को बंद किया जा रहा है, लेकिन मैं सरकार से ये पूछना चाहता हूँ, जो सरकारी स्कूल है क्या वो सरकार की जमीन है, वे हमारी ग्राम पंचायत की जमीन है? हमको अक्सर बताया जाता था कि हमारे दादाओं ने 51,000 रुपए देकर इस कमरे का निर्माण करवाया। मैं पूछना चाहता हूँ, क्या सरकार आज हमारी ग्राम पंचायत जमीनों को निजीकरण हाथों में सौंप रही है? जैसे कि शिक्षा के बारे में मैम ने बात की, सरकारी स्कूलों में अगर सरकार ऊपर से दाब बनाए कि टीचर पढ़ाए, तो टीचर क्या काम नहीं करेंगे? सरकार नहीं चाहती कि हर इंसान पढ़ा लिखा हो। सरकार के सिस्टम में खराबी है सर। मैं चाहता हूं, सरकार से उम्मीद करता हूं कि अगर सिस्टम को लेकर सवाल कर रहे हैं, क्योंकि विद्यार्थी हैं हमारे साथ और भी, उनसे बातचीत कर लेते हैं। आपका क्या महत्वपूर्ण है शिक्षा को लेकर, क्योंकि आप एक स्टूडेंट हैं, तो स्टूडेंट के लिहाज से कैसे देखते हैं शिक्षा को?
सर, ये जो मैम ने अभी बात की थी कि सरकारी स्कूल में जो बच्चे किस लेवल के जाएंगे, तो हमारे जो मैं कहना चाहता हूँ कि जिस घर में कुछ भी कमाई का सोर्स नहीं है उसके बच्चे सरकारी स्कूल में जाएंगे। जैसे हमारे बच्चे जाते हैं, चौथी क्लास में मेरी बच्ची जाती है सरकारी स्कूल में, टीचर की 2-4 कमी है, एक दो टीचर उसके लेवल के छोड़ रखे हैं कि हिंदी पढ़ा देते हैं या मैथ पढ़ा देते हैं। यानी कि शिक्षा व्यवस्था को लेकर आप भी सवाल खड़ा कर रहे हैं। हमारे साथ बेटियां हैं, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र से बेटियां आती हैं और उनके लिए काफी चैलेंजेस होते हैं, क्योंकि गांव से जब शहर की तरफ रुख करती हैं तो काफी दिक्कतें उठानी पड़ती हैं, खासतौर पर बस से समस्या उनके सामने रहती है। आप गाँव से आती हैं तो क्या समस्या आपके सामने सबसे बड़ी रहती है? तो एजुकेशन के ऊपर, और एक ये जो सड़कों का हाल होता है ना, बहुत परेशान हो जाते हैं। जो टाइम 30 मिनट का लगना चाहिए उसमें 1 घंटा लग जाता है। और सबसे मेन है एजुकेशन। एजुकेशन के ऊपर सरकार स्कूलों का निजीकरण कर रही है, स्कूलों को बंद कर रही है, लेकिन हम जैसी बेटियां जो सरकारी स्कूल में पढ़ के आगे तक पहुंचना चाहती है, उनके सपनों का क्या होगा सर? अगर सरकारी स्कूल बंद हो जाएंगे, उनकी पहुंच वहां तक ठीक है। और सवाल लेंगे क्योंकि बड़े मुद्दे हैं, रास्ते का मुद्दा है या फिर निजीकरण का मुद्दा है। प्रेम कुमार जी, आप अपनी बात रखिए। 2-3 बातें मैं पहले कहना चाहता हूँ उस विषय पे आने से पहले, क्योंकि एक जरूर चीज देखिए, मुझे लगता है कि बहुत सी ऐसी बातचीत हुई जिसमें शिक्षक का बहुत डायरेक्ट रोल नहीं है। मुझे लगता है कि जब प्रशासन के लोग यहाँ पे हों और राजनीति से जुड़े हुए लोग जब यहाँ पे हों तो निश्चित तौर पे ये मुद्दे जो अभी उठे हैं उनको उठाना चाहिए था। यहाँ पर काफी अनुभवी किरण जी हैं, शिक्षा के संदर्भ में इनकी अपनी एक उपयोगिता रही है। मुझे लगता है कि कुछ और बिंदुओं पे बहुत स्पष्ट तौर पे यहाँ पे बातचीत हो सकती है। 2-3 चीजें सरकार एक व्यवस्था लेकर आई, उस व्यवस्था के संदर्भ में मैंने आपसे कहा, जहां तक स्कूल एक अच्छी शिक्षा देना ये हर सरकार का दायित्व है और सोनीपत में अपार संभावनाएं हैं। ये देखने वाला विषय होगा कि अभी तक कितने सरकारी विद्यालय बंद हो चुके हैं। मेरे पास इसकी कोई स्पष्ट सूचना नहीं है, लेकिन एक पूर्वाग्रह और ये सोच के कि कल सभी सरकारी विद्यालय क्या बंद होने वाले हैं, मुझे नहीं लगता ऐसी स्थिति है। मैं भी उसी सरकारी विद्यालय से पढ़ा हुआ व्यक्ति हूं और मेरे परिवार में, जिस परिवार से मैं संबंध रखता हूं, उसमें उसी सरकारी विद्यालय से पढ़कर आज प्रशासनिक अधिकारी के तौर पे हैं। तो मुझे लगता है सरकारी विद्यालय में शिक्षक बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। हम एक जैसे कहते हैं ना, एक लाठी से नहीं हाँका जा सकता। दूसरा एक और प्रश्न था जो आपने ट्यूशन के संदर्भ में कहा। मैं मैम की बातों से, बबीता जी की बातों से एक जगह मेरा मतलब वैचारिक मतभेद है। मुझे लगता है प्राइवेट स्कूल हो या सरकारी स्कूल है, शिक्षक की मंशा पे प्रश्न उठाना गलत बात है। चाहे वो गेटवे स्कूल हो या वो ब्राइट स्कॉलर हो या यहाँ पे बहुत सारी प्रतिष्ठित संस्थाएं हैं, मुझे लगता है उन सभी विद्यालयों में काम करने वाले शिक्षक बड़ी शिद्दत से काम करते हैं, बड़े जुनून से काम करते हैं, अच्छा पढ़ाते हैं। ट्यूशन सिर्फ मतलब शिक्षकों द्वारा गलत तरीके से पढ़ाने का एक परिणाम नहीं है। ट्यूशन सेंटर में पैरेलल इंडस्ट्री खुल चुकी है। उस विषय पे शायद आप कभी बाद में जब बातचीत करें और चर्चा हो तो शायद उस विषय पे बातचीत की जा सकती है। लेकिन मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूं और शायद वो आपको बहुत स्पष्ट तौर पे समझ में आ जाए। हम लोगों ने एक सर्वे किया कक्षा 1 के बच्चों के माता पिता के संदर्भ में। कक्षा 1 के बच्चों में बहुत बड़े कॉन्सेप्ट तो नहीं होंगे, वहां नीट, IIT, JEE क्लियर करने की मंशा भी नहीं होगी। हमें यह पता चला 83% मां बाप अपने बच्चे को ट्यूशन सेंटर भेजते हैं, कक्षा 1 के बच्चे। तो ये किसी भी प्राइवेट स्कूल या सरकारी स्कूल के टीचरों के फेल होने का नतीजा नहीं है। ये एक सामाजिक ऐसी व्यवस्था बन गई है ट्यूशन सेंटर्स। इस पे बहुत गहन तरीके से चर्चा की आवश्यकता है। इसको सिर्फ एक तरीके से नहीं देखा जा सकता। और मुझे लगता है कि मैं जब हमारे हम माता पिता आते हैं इस विद्यालय में, तो मैं कहता हूं 2 ही चीजें हैं जो मेरे माता पिता ने और मेरे शिक्षकों ने मुझे समझाया था कि बेटा जब स्कूल में पढ़ना तो ध्यान से पढ़ना, जो शिक्षक पढ़ा रहे हैं उनकी बात को ध्यान से सुनना, जाके घर पे उसको रिवाइज कर लेना और जो नहीं आए उसे कल दोबारा पूछ लेना। एक बेसिक मंत्र है। यदि बच्चे ये करें तो विश्वास कीजिए हमारे सभी विद्यालयों में, चाहे वो किसी भी स्तर का सरकारी हो या प्राइवेट,
मुझे लगता है शिक्षक इतना तो काम करता है कि किसी ट्यूशन की आवश्यकता न पड़े। तो मुझे लगता है कि वो चीजें, उन पक्षों को भी हम जरूर देखें। आपका एक कुछ प्रश्न पूछ रही थी, प्लीज। नहीं, मेरा प्रश्न वही स्टूडेंट्स को लेकर था। फिलहाल सुंदर सोलंकी जी आपसे कुछ सवाल करना चाहते हैं। देखिए, आप लोगों ने बहुत अच्छी बातें की हैं और निश्चित रूप से, क्योंकि आप प्रोधा हैं, इस क्षेत्र के एक्सपर्ट हैं, विशेषज्ञ हैं, लेकिन सिस्टम पे सवाल निश्चित रूप से उठते हैं क्योंकि उसकी जिम्मेवारी होती है। मैं अपने स्टूडेंट्स की तरफ से ही एक सवाल आप लोगों से करना चाहता हूं कि बहुत सारी ऐसी स्थितियां आ जाती हैं इस सिस्टम में कि हम जब छोटे होते हैं तभी से ही हमारे ऊपर कामयाब और नाकामयाबी, इसका स्ट्रेस आना शुरू हो जाता है, सफलता और असफलता का। तो खासकर ये मैं चीज आपसे जानना चाहता हूं कि इस दिक्कत को, इस स्ट्रेस को या इस चीज से ऊपर उठकर हम अपनी शिक्षा पे ध्यान दे पाएं, ऐसे क्या कुछ टिप्स हो सकते हैं आप लोगों की तरफ से? देखिए, एक चीज तो मैं ये कहता हूं, बच्चे चाहे वो हम हो या हमारे बच्चे हो, असफल होने से न डरें। असफल होना कोई पाप नहीं है, शायद वो पहली सीढ़ी है सफल होने का। और आपके माध्यम से मैं उन माता पिता तक भी अपनी बातें पहुंचाना चाह रहा हूं जो बच्चों पे, आप हर चीज में सफल हो जाएं, पहले प्रयास में संभव नहीं है। तो चाहे ये मेरे बच्चे यहां बैठे हुए हैं, विद्यार्थी यहां बैठे हुए हैं, पहली चीज है आप असफल होने से बिल्कुल ना डरें, तो निश्चित तौर पे सफल हो जाएंगे जिस दिन डरना बंद कर देंगे। ठीक है। हाँ, मैं थोड़ा सा ही बताना चाहूंगी। सफलता असफलता जो हम बात करते हैं, सिंपल सी बात है कि कोशिश करते रहिए। कोशिश ही नहीं करेंगे, असफलता तो पहले ही मिल जाती है। तो कोशिश करते रहिएगा। और हर व्यक्ति अपने आप में एक संपूर्ण व्यक्ति है, हर विद्यार्थी अपने आप में एक संपूर्ण है। हमारी अलग अलग, हम हो सकता है योग्यता हमारी अलग अलग होती है। मैं किसी एक चीज में अच्छी हूँ, दूसरा बच्चा किसी और चीज में, दूसरा इंसान किसी और चीज में अच्छा हो सकता है, लेकिन हम किसी में भी ऐसा नहीं होता कि संपूर्ण रूप से कोई भी असफल है। ऐसा बिल्कुल नहीं होता। ये एक मान लेना चाहिए, माँ बाप को भी मानना चाहिए। कोई बच्चा हो सकता है 90% नंबर ले आए, कोई 80% नंबर लाता है, कोई 50% नंबर लाता है, लेकिन वो एक बहुत अच्छा व्यक्ति होता है। अगर आप क्लास में भी, जैसे हम बात करते हैं, स्कूल में बहुत तरह के विद्यार्थी होते हैं। जो बच्चा 50% नंबर लेता है, अगर आप उसको कुछ भी मैनेजमेंट का काम दे दीजिएगा, वो इतने खूबसूरत ढंग से उसको करता है, इतने बढ़िया तरीके से कर सकता है कि 90% नंबर लेने वाला बच्चा उसको बिल्कुल भी नहीं कर पाता। ठीक है, खेल कूद में बहुत अच्छा हो बड़ी सकता बात है। किरण जी, थोड़ा समय कम है, लास्ट सवाल मैं बबीता जी से ले लेती हूँ। इसी पर पहले तो आपसे रिएक्शन लूंगी इस सवाल पर, साथ ही न्यू एजुकेशन पॉलिसी, इस पर भी। देखिए, सर ने कहा कि बच्चों के दिमाग पर स्ट्रेस बहुत है, वो एक बर्डन फील करते हैं और वो असफलता से डर जाते हैं। तो पहली चीज जो समझने की है वो ये कि शिक्षा का मतलब सिर्फ बहुत ज्यादा पैसे कमाना ही ना समझाएं बच्चे को। सफलता का असली मतलब होना चाहिए वो एक अच्छा इंसान बने, उसमें चारित्रिक गुण हो, वो समाज के लिए कहीं ना कहीं उपयोगी साबित हो। वो जैसे गांधी जी ने कहा था, एजुकेशन का असली मतलब है किसी भी बच्चे के या इंसान के मन से, दिमाग से, उसकी आत्मा से बेस्ट को बाहर निकाल लेना। तो यहाँ यही चीज ऐड करना चाहूंगी। आज की शिक्षा ने बहुत ज्यादा व्यवसायीकरण कर दिया चीजों का। बच्चा पढ़ता है तो सिर्फ एक टारगेट लेके कि मुझे 99% या 100% पर पहुंचना है, इसके अलावा उसे कुछ नहीं सोचता। ना वो रिलेटिव्स के साथ बैठता, ना वो दोस्तों के साथ खेलता, ना वो नेचर के साथ जाके उसको एंजॉय करता। आप आजकल के बच्चों को देखिए, जब पहले हम लोग छोटे थे, 7-8 साल के बच्चे जब थे, 8-9 साल के, तो लाइट जब चली जाती थी, तब ये इन्वर्टर, जनरेटर जैसी चीजें आम घरों में नहीं थी, तो हमारे लिए वो एक खुशी का माहौल होता था कि अगर लाइट चली गई, इकट्ठे होकर भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं। आज मैं देखती हूँ लगभग बच्चे इन्वॉल्व होते हैं या तो अपनी किताबों में या फिर अपने आईपैड पर और अपने फोन में। ठीक है बबीता जी, थोड़ा समय कम है इसलिए थोड़ा शॉर्ट में आप इसको खत्म कर दीजिए। जी। तो यही कहना है कि शिक्षा को जोड़ दें सफलता के साथ और सफलता का पैरामीटर बदल दें। ये समाज को भी समझना पड़ेगा और इसमें बहुत बड़ा काम कहीं ना कहीं शिक्षा मंत्री, शिक्षाविद ही कर सकते हैं। ठीक है, बड़ी बातें आपने कही हैं, क्योंकि शिक्षा एक सबसे जरूरी, एक बच्चे की नींव होती है शिक्षा। अगर शिक्षित एक बच्चा होता है तो पूरा परिवार, पूरा समाज शिक्षित होता है। फिलहाल इस खास टॉपिक में बस इतना ही। यहां वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, ब्रेक के बाद भी लगातार हमारे अन्य मुद्दों पर चर्चा जारी रहेगी।